हिंदू सांप्रदायिकता। हिंदू सांप्रदायिकता हिंदू समुदाय में एक ऐसा वर्ग भी है जिनका मानना है कि भारत की विभाजन के पश्चात मुस्लिमों को उनका राज्य पाकिस्तान मिल गया, शेष भारत हिंदुओं का है। इस तरह की अवधारणा का समर्थन हिंदू महासभा करती है, जो विभाजन का विरोध कर अखंड भारत की अवधारणा को बढ़ावा देती है। इस तरह के विचार का समर्थन जनसंघ तथा कुछ हद तक बीजेपी भी करती है। राजनीतिक अवसरवादिता हमारे देश में बहुत से राजनीतिक दल पंथ निरपेक्ष नीति का अनुसरण करती है, परंतु अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए सांप्रदायिक दलों के साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार रहती है। जैसे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त किया है। बीजेपी का समर्थक अकाली दल हैं एवं बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के पीडीपी के साथ गठबंधन कर जम्मू एंड कश्मीर में सरकार के निर्माण की। Jammu and Kashmir Party was introduced in the constitution to take care of peculiar situation of various states. This part was added to the constitution with the belief that once the peculiar situation of these states is addressed, this part will be structure from the constitution। हिंदू सांप्रदायिकतावाद स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात सांप्रदायिकता के आधार पर भारत की विभाजन हुआ। हिंदू महासभा, आरएसएस इत्यादि जैसे संगठनों का मानना है कि भारत की विभाजन के पश्चात मुस्लिमों को अपना राज्य पाकिस्तान मिल गया, शेष भारत हिंदुओं का है। इससे अतिरिक्त आरएसएस एवं विश्व हिंदू परिषद अभी भी भारत की विभाजन को स्वीकार नहीं करता और अखंड भारत की संकल्पना को बढ़ावा देता है। मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद भारतीय मुस्लिम समुदाय में भी अनेक सांप्रदायिक संगठन हैं, जैसे मुस्लिम लीग, जमायते इस्लामी, इस्लामी स्वयंसेवक संघ इत्यादि। ये संगठन न केवल सांप्रदायिकता एवं आतंकवाद को बढ़ावा देता है, बल्कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान एवं अरबियन देशों का भी समर्थन करता है। सिख संप्रदाय भारत में न केवल हिंदू एवं मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन है, बल्कि सिख सांप्रदायिकतावाद भी पाया जाता है। भिंडरवाले के नेतृत्व में खालिस्तान आंदोलन कर समर्थन अकाली दल भी करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में सांप्रदायिक एवं राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हैं। इन तत्वों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए कुचलना आवश्यक है। मुंबई सांप्रदायिक दंगा के पश्चात गठित श्री कृष्ण समिति ने इन तत्वों पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित सलाह दिया था। 1 में सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध और जहां कहीं भी सांप्रदायिक दंगा हुआ है पूरे समाज पर सामूहिक दंड। 2, संयुक्त राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना एवं दोनों समुदाय का संतुलित विकास। 3, मुस्लिम समुदाय को आर्थिक दृष्टिकोण से अन्य समुदाय के समकक्ष लाया जाना चाहिए, जिससे उनमें सुरक्षा की भावना का विकास हो। दोनों समुदाय को धर्म एवं राजनीति को पृथक करना चाहिए। 4, कानून एवं व्यवस्था लागू करने वाली मशीनरी का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी जिला में सांप्रदायिक दंगा होता है तो वहाँ के डीएम एवं एसपी को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। 6, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों में रैपिड एक्शन फोर्स त्वरित कार्रवाई बल की नियुक्ति की जानी चाहिए। 7, शैक्षणिक प्रयासों से हिंदू एवं मुस्लिम ने परस्पर सम्मान एवं सहनशीलता की भावना का विकास किया जाना चाहिए। 8 में पाठ्यक्रम में जहाँ कहीं भी सांप्रदायिकता का तत्व स्कूली पाठ्यक्रम में जहाँ कहीं भी सांप्रदायिकता का तत्व हो उसे हटा देना चाहिए। 9 में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि को सांप्रदायिक तत्वों को कवरेज नहीं देना चाहिए।
10 में शैक्षणिक संस्थान, व्यावसायिक संस्थान इत्यादि को सांप्रदायिक सामंजस्यता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। 11 में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में जहाँ कहीं भी हिंदू मुस्लिम सहयोग का तत्व है उसे बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार सांप्रदायिकता विदेशी आक्रमण से अधिक खतरनाक है। विदेशी आक्रमण की स्थिति में दोनों समुदाय मिलजुल कर आसानी से आक्रांता को पराजित कर सकता है, परंतु अगर दोनों समुदाय विभाजित है तो विदेशी आक्रांता हमें आसानी से पराजित कर सकता है। पुनः नेहरू जी कहते हैं कि जो भारत से प्यार करता है वह सांप्रदायिकता से नफरत करता है, और जो सांप्रदायिकता से प्यार करता है वह भारत से नफरत करता है। अतः सांप्रदायिक तत्वों को समाप्त करने के लिए संयुक्त संस्कृति, सहनशीलता, परस्पर सहयोग एवं सांप्रदायिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जातिवाद क्वेश्चन, जातिवाद भारतीय समाज की क्रूर यथार्थता है, टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, जातिवाद एवं समुदायवाद भारत की एकता एवं अखंडता के विपरीत है, टिप्पणी करें। अगला, प्रतिगामी रिवर्स भेदभाव, जातिवाद क्या है, इससे उत्पन्न समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है तथा वर्तमान भारत में इसे बढ़ावा देने वाले कारकों का विवेचन करें। परिचय, वर्तमान हिंदू समाज जातिवाद के आधार पर विभाजित है। इसे विभिन्न राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिए बढ़ावा भी देता है, जबकि मूल हिंदू वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद के दसम सूक्त जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, जो इसमें बाद में जोड़ा गया, में सर्वप्रथम कर्म के आधार पर जातिवाद का उल्लेख मिलता है। प्रोफेसर UN घोषाल के अनुसार प्राचीन भारतीय समाज वर्ण के आधार पर विभाजित थे, श्वेतवर्ण आर्यन एवं कृष्णवर्ण अनार्यन। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि प्राचीन भारतीय समाज शोभनीय आधार पर विभाजित न होकर श्रम विभाजन पर आधारित था, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जातिवाद अनेक राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जातिवाद एक दबाव समूह का काम करता है। चुनाव के दौरान इसे भावना को और भी बढ़ाया जाता है। प्रायः सभी राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देता है जो चुनाव में अपनी जाति एवं अन्य जातियों का समर्थन प्राप्त कर सके। जाति एवं राजनीति के मध्य संबंध, एक में जाति सभी व्यक्तियों के लिए लोकतांत्रिक राजनीति में एक संगठन प्रदान करता है। जैसे रजनी कोठारी कहते हैं, राजनीति का जातिकरण नहीं हुआ है बल्कि जातियों का राजनीतिकरण हो गया है। दूसरा जातिवाद के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त किया जाता है, न कि सभी क्षेत्रों में। तीसरा, राजनीतिक दलों के लिए जाति के आधार पर समर्थन प्राप्त करना आसान होता है। चौथा, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिज्ञ जातिगत आधार पर अपनी समर्थक जुटाने का प्रयास करता है। पाँचवें, ऐसा भी माना जाता है कि जाति के आधार पर ही अशिक्षित एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से अनभिज्ञ लोगों को आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाता है। छठा, एक जाति विशेषज्ञ का दृष्टिकोण राजनीतिक दलों के लिए एक समान होता है। प्रायः एक जाति के मध्य राजनीतिक दृष्टिकोण भी लगभग एक होता है। रजनी कोठारी का जातिवाद पर दृष्टिकोण एनार्को कैपिटलिज्म में नो स्टेट एनार्को कैपिटलिज्म में नो स्टेट अगर हो भी तो नाम मात्र का सारा बाजार पर छोड़ दिया जाता है। आयरन
इंडियन पॉलिटिक्स में ऑप्शनल इंडियन पॉलिटिक्स में टर्म्स नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक में पब्लिक ऑर्डर, दूसरा अनटचेबिलिटी नो डिफाइन, पब्लिक ऑर्डर नो डिफिनेशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नो डिफिनेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी, मार्शियल लॉ, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, पब्लिक इंटरेस्ट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट दैट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। जातिवाद पर रजनी कोठारी का दृष्टिकोण। जातिवाद पर रजनी कोठारी का दृष्टिकोण। रजनी कोठारी जातिवाद किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करता है और राजनीति किस प्रकार जाति को प्रभावित करता है के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार राजनीति जातिगत एकता को तोड़ता है और राजनीति जाति को जातिगत राजनीति बनाने का प्रयास करता है। जाति एवं राजनीति के बीच संबंध को रजनी कोठारी निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट करते हैं। एक में जाति का पंथ निरपेक्ष आयाम जो स्वप्नीय व्यवस्था पर आधारित होता है जिसमें सभी जाति अपने निर्धारित क्षेत्र में काम करते हैं। दूसरा, जातिवाद न केवल व्यक्ति का सामाजिक स्थिति निर्धारित करता है बल्कि उनके अनुसार कार्य भी निर्धारित करता है। तीसरा, जातिगत चेतना एवं प्रतीक के आधार पर व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है। जाति चुनाव एवं राजनीतिक दल। भारतीय चुनाव व्यवस्था जातिवाद को बढ़ावा दिया है। सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन जातिगत समीकरण को देखते हुए करता है। सभी राजनीतिक दल जातिगत भावना को उभारने का प्रयास करता है। प्रशासन में भी जातिवाद देखने को मिलता है। जातिवाद राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस संदर्भ में रजनी कोठारी का मानना है कि प्रशासन में भी जातिवाद देखने को मिलता है। जातिवाद राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस संदर्भ में रजनी कोठारी का मानना है कि एक में एक जाति के सभी मतदाता जाति पंचायत की अनुशंसा पर या अन्यथा एक साथ दल विशेष को मतदान करता है। दूसरा, अगर वे एक साथ मतदान नहीं भी करते हैं तो यह अवश्य चाहते हैं कि उसी के जाति के उम्मीदवार जीते, चाहे उसमें अच्छाई हो या बुराई। तीसरा, उम्मीदवारों का चयन इस आधार पर किया जाता है कि वह अपने जाति का समर्थन प्राप्त कर पाएगा या नहीं। चौथा, एक जाति के उम्मीदवार को अगर दूसरे जाति का भी समर्थन प्राप्त है तो उसे टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पाँचवें, जब एक जाति के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है तो वह उम्मीदवार या मतदाता दूसरी जाति से गठबंधन करने का प्रयास करता है। छठा, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का चयन जातिगत समीकरण को देखकर ही किया जाता है और प्रयास यह रहता है कि किसी भी जाति को न खुश न करे। आठवां, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अगर जाति विशेष का वर्चस्व होता है तो यह माना जाता है कि उस जाति के उम्मीदवार अवश्य जीतेगा। अगर वह हार जाता है तो यह माना जाता है कि उस जाति के लोग ने उसका समर्थन नहीं किया या अन्य सभी जातियों के लोगों ने मिलकर उसे हराया। 9 में जातिगत राजनीति कुछ हद तक बंगाल और केरला को छोड़कर संपूर्ण भारत में पाया जाता है। जैसे बिहार में यादव एवं भूमिहार ब्राह्मण के बीच प्रतिस्पर्धा, यूपी में दलित यादव एवं सवर्णों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और राजस्थान में जाट एवं गैर जाट, गुजरात में कोयली एवं पट्टेदार, महाराष्ट्र में ब्राह्मण एवं महार, कर्नाटक में लिंगायत एवं बंकालिगा इत्यादि जातियों के मध्य राजनीतिक संघर्ष होता है। निष्कर्ष, एस सदाशिवम के अनुसार जाति ने राष्ट्रीय राजनीति को क्रियात्मक बना दिया है। जातिगत राजनीति जातिगत दल को बढ़ावा देता है। सभी राजनीतिक दल जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार का चयन करता है। इसीलिए वर्तमान भारतीय राजनीति का जातिवाद एक क्रूर या वास्तविक यथार्थता है। क्षेत्रीयतावाद क्वेश्चन, क्षेत्रीयतावाद क्या है, इसके अभिव्यक्ति के विभिन्न स्वरूपों को विवेचन करें। अगला क्वेश्चन, जातिवाद, संप्रदायवाद एवं क्षेत्रीयतावाद भारत की एकता एवं अखंडता के विपरीत है, विवेचन करें। फॉर्मेट, परिचय,
बी में क्षेत्रीयतावाद का विकास क्यों होता है। सी में क्षेत्रीयतावाद की अभिव्यक्ति का स्वरूप। सी वन में क्षेत्रीयतावाद एवं भारतीय संघ से पृथक होने की मांग, जैसे स्वतंत्र द्रविड़, नाडु, खालिस्तान, नागालैंड इत्यादि। सी टू क्षेत्रीयतावाद एवं अलग राज्य का दर्जा, जैसे महाराष्ट्र को विभाजित कर बॉम्बे राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र एवं गुजरात का निर्माण, पंजाब को विभाजित कर पंजाब और हरियाणा का निर्माण, यूपी को विभाजित कर यूपी एवं उत्तराखंड, बिहार को विभाजित कर बिहार एवं झारखंड, मध्य प्रदेश को विभाजित कर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश इत्यादि। सी में क्षेत्रीयतावाद एवं संघ शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य की दर्जा का मांग, जैसे गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि। पहले केंद्र शासित प्रदेश था, वर्तमान में दिल्ली भी पूर्ण राज्य के दर्जा प्राप्त करना चाहता है। सी फोर में क्षेत्रीयतावाद एवं अंतर्राज्यीय विवाद। सी फाइव में क्षेत्रीयतावाद एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या। डी में निष्कर्ष। परिचय क्षेत्र का तात्पर्य एक भौगोलिक इकाई, भाषा, जाति, जनजाति या निर्जातीय समुदाय है जिनकी विभिन्न भाषा, धर्म इत्यादि है, जबकि क्षेत्रीयतावाद का तात्पर्य है कि संपूर्ण राष्ट्र पर अपने क्षेत्र विशेष को बढ़ावा दिया जाए। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत को विभिन्न आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था, परंतु विभिन्न स्वार्थी लोगों ने अपने राजनीतिक भविष्य को बढ़ावा देने के लिए या सुरक्षित करने के लिए क्षेत्रीयतावाद बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जानबूझकर संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि क्षेत्रीयतावाद के स्थान पर राष्ट्रवाद का विकास हो। इस हेतु संविधान निर्माताओं ने एकहरी नागरिकता, एकहरी अखिल भारतीय सेवा चुनाव प्रणाली, राज्यपाल का पद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान है कि संसद उस राज्य की स्वीकृति के बिना भी उनका नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन कर सकता है। विभिन्न राज्यों के स्थानीय नेता क्षेत्रीय असंतुलन एवं क्षेत्रीय पिछड़ापन को आधार बनाकर वहां के स्थानीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है। एक क्षेत्र के अंदर भी उप क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ, यूपी में पूर्वांचल एवं हरित प्रदेश, बिहार में शिमला एवं मिथिलांचल इत्यादि। क्षेत्रीयतावाद का विकास क्यों। भारत में जाति, संप्रदाय, भाषा इत्यादि के आधार पर क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा दिया जाता है। क्षेत्रीयतावाद के विकास में चार तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के संपूर्ण क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाया। भारत के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के मन में यह भावना कि उनके क्षेत्र में शिक्षा एवं रोजगार के अवसर, उद्योग धंधा, पुल एवं तालाबों का निर्माण में भेदभाव किया जाता है। तीसरा, राजनीतिज्ञों का व्यक्तिगत एवं स्वार्थी प्रवृत्ति, जिसके द्वारा वह केंद्रीय सत्ता को कमजोर करना चाहता है। क्षेत्रीयतावाद उनके राजनीतिक भविष्यों के साथ जुड़ा हुआ है। चौथा, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीयतावाद की अभिव्यक्ति। क्षेत्रीयतावाद संपूर्ण भारत के लोगों में पाया जाता है और यहाँ आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण गरीबी एवं बेरोजगारी है। बाहरी क्षेत्र के लोग जब रोजगार की तलाश में उस राज्य में आता है तो वहाँ के लोगों के रोजगार की अवसर कम हो जाता है तथा वे बाहरी क्षेत्र के लोगों को अपनी क्षेत्र से हटाना चाहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार भी इसे बढ़ावा देता है। भारत में क्षेत्रीयतावाद की अभिव्यक्ति 4 प्रकार से होती है। एक में भारतीय संघ से अलग होने की मांग। यह क्षेत्रीयतावाद के सबसे घिनौना स्वरूप है। यह भारत की एकता एवं अखंडता के विपरीत है, जैसे डीएमके के स्वतंत्र द्रविड़ नाडु की मांग, अकाली दल द्वारा स्वतंत्र खालिस्तान की मांग और स्वतंत्र नागालैंड की मांग एवं स्वतंत्र जम्मू एवं कश्मीर की मांग जेकेएलएफ के द्वारा किया गया है। क्षेत्रीयतावाद और पूर्ण राज्य की दर्जा का मांग।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इकाइयों को दो भागों में बांटा गया था, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, परंतु क्रमशः केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण राज्य की दर्जा को लेकर आंदोलन प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में दिल्ली भी पूर्ण राज्य की दर्जा का मांग कर रहा है। क्षेत्रीयतावाद एवं अंतर्राज्यीय विवाद दो राज्यों के बीच में। क्षेत्रीयतावाद की एक स्वरूप अंतर्राज्यीय विवाद के रूप में भी देखा जाता है, जैसे चंडीगढ़ को लेकर पंजाब एवं हरियाणा के बीच, बेलगांव को लेकर कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बीच, केसरगढ़ को लेकर कर्नाटक एवं केरला के बीच, गोलाघाट को लेकर असम एवं नागालैंड के बीच। क्षेत्रीयतावाद एवं भाषाई अल्पसंख्यक। क्षेत्रीयतावाद एवं भाषाई अल्पसंख्यक। भारत स्तर पर अगर देखा जाए तो औसतन 8% प्रत्येक राज्य में बोली जाने वाली भाषा उस राज्य की राज्य भाषा से भिन्न है। इस तरह भाषाई आधार पर भी क्षेत्रीयतावाद की भावना पनपती है। निष्कर्ष: भारतीय इतिहास की अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि जब कोई केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो विभाजनकारी तत्वों ने अपना सिर उठाया और भारत की विभाजन हुई। प्राचीन काल में जब तक मगध, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य शक्तिशाली था, भारत एकता के सूत्र में बंधी थी। उसी तरह मध्यकाल में जब तक मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था, भारत लगभग एकता के सूत्र में बंधी थी। परंतु मुगल साम्राज्य की विघटन ने अंग्रेजों को भारत को गुलाम बनाने का अवसर प्रदान किया। भारत में क्षेत्र विशेष सर्वप्रथम स्वायत्त क्षेत्र, तत्पश्चात स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा, तत्पश्चात केंद्र शासित प्रदेश, पुनः राज्य की मांग करता है। तत्पश्चात इसकी तार्किक परिणति भारत से अलग होने की मांग हो सकता है। क्षेत्रीयतावाद और पूर्ण राज्य की दर्जा का मांग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इकाइयों को दो भागों में बांटा गया था, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, परंतु क्रमशः केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण राज्य की दर्जा को लेकर आंदोलन प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में दिल्ली भी पूर्ण राज्य की दर्जा का मांग कर रहा है। क्षेत्रीयतावाद एवं अंतर्राज्यीय विवाद अंतर्राज्य दो राज्यों के बीच। क्षेत्रीयतावाद की एक स्वरूप अंतर्राज्यीय विवाद के रूप में भी देखा जाता है, जैसे चंडीगढ़ को लेकर पंजाब एवं हरियाणा के बीच, बेलगांव को लेकर कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बीच, केसरगढ़ को लेकर कर्नाटक एवं केरला के बीच, गोलाघाट को लेकर असम एवं नागालैंड के बीच। क्षेत्रीयतावाद एवं भाषाई अल्पसंख्यक। भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए तो औसतन 18% प्रत्येक राज्य में बोली जाने वाली भाषा उस राज्य की राज्य भाषा से भिन्न है। इस तरह भाषाई आधार पर भी क्षेत्रीयतावाद की भावना पनपती है। निष्कर्ष: भारतीय इतिहास की अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि जब कोई केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो विभाजनकारी तत्वों ने अपना सिर उठाया और भारत की विभाजन हुई। प्राचीन काल में जब तक मगध, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य शक्तिशाली था, भारत एकता के सूत्र में बंधी थी। उसी तरह मध्यकाल में जब तक मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था, भारत लगभग एकता के सूत्र में बंधी थी। परंतु मुगल साम्राज्य के विघटन ने अंग्रेजों को भारत को गुलाम बनाने का अवसर प्रदान किया। भारत में क्षेत्र विशेष सर्वप्रथम स्वायत्त क्षेत्र, तत्पश्चात स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा, तत्पश्चात केंद्र शासित प्रदेश, पुनः राज्य की मांग करता है। तत्पश्चात इसकी तार्किक परिणति भारत से अलग होने की मांग हो सकता है। क्षेत्रीयतावाद भारतीय संविधान की आत्मा के विपरीत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रवादी के विकास हेतु एकल नागरिकता, एकल प्रशासनिक सेवा, एकल अखिल भारतीय सेवा, संविधान, न्यायपालिका, चुनाव आयोग एवं नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिससे क्षेत्रीयतावाद की भावना पर अंकुश लगाया जा सके।
नक्सलवाद वर्तमान सरकार के लिए एक चुनौती बन चुकी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या है। नक्सलवाद पहले एक विचारधारा के रूप में विकसित हुई, फिर यह विभिन्न चरणों में विकसित हुई, जिसके कारण भी अलग अलग बताए जाते हैं। नक्सलवाद एक प्रकार से एक वैचारिक संघर्ष है, जिसके साथ जब हिंसा जुड़ जाती है तो यह आतंकवाद का रूप ले लेता है, और जब इसके साथ स्थानीय लोगों का समर्थन मिल जाता है तो इसे अलगाववादी संघर्ष कहते हैं। क्षेत्रीयतावाद एवं पृथक राज्य की मांग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य पुनर्गठन पर फजल अली समिति का गठन किया गया था। फजल अली समिति ने भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। फजल अली समिति ने प्रशासनिक सुविधा एवं आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भरता को राज्य पुनर्गठन का आधार बनाया, परंतु भाषा के आधार पर श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया के अनुशंसा पर भाषाई आधार पर भी राज्य का पुनर्गठन हुआ। बम्बई राज्य का विभाजन कर मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का गठन किया गया। पुनः पंजाब का विभाजन कर भाषाई आधार पर पंजाब एवं हरियाणा का गठन किया गया। नक्सलवाद का सेकेंड पार्ट है। नक्सलवाद यह एक वैचारिक संघर्ष के रूप में चीन के माउंट सेतुंग की नीति से प्रभावित है, जिसमें एक समतामूलक समाज की बात की गई है, क्योंकि समाज में पूंजीपति वर्ग मजदूर भूमिहीनों का शोषण करते हैं और इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी खासीबाड़ी, अमरवाड़ी इत्यादि क्षेत्रों में गांव के जमीन मालिकों तथा स्थानीय साहूकारों के माध्यम से चाय बागानों में काम करने वाले भूमिहीन मजदूरों का शोषण किया जाता था, और इससे दुखी होकर मजदूरों ने पूंजीपतियों एवं साहूकारों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, और इन मजदूरों ने साहूकारों के घर एवं बही खाते जला दिए, और इस हिंसा में गांव वाले और पुलिस के बीच झड़प में कई पुलिस वालों की मृत्यु हो गई, और यह हिंसा धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में फैलने लग गई। इस नक्सलवादी विचार को वामपंथी नेता चारू मजूमदार एवं कानू सन्याल जैसे नेताओं का सहारा मिला, और इन्होंने इसे आगे बढ़ाया। भारत में नक्सलवादी घटनाओं की शुरुआत 1967 में शुरू हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी के काल में पतन का दौर शुरू हुआ। इसके बाद 1980 के दशक में राज्यों की निर्माण एवं विभिन्न अतिवादी संगठनों की मदद से उतार या चढ़ाव का काल रहा, परंतु 1990 के दशक में एलपीजी नीति एवं धन का स्रोत बढ़ना और वैचारिक संघर्ष, इस दौरान नक्सली का फिर से पुनः उत्थान हुआ। इसके बाद 2004 के बाद विभिन्न घटनाओं से यह अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची, और फिर 2012 के बाद से इसका पतन होना शुरू हुआ। सरकार द्वारा विभिन्न प्रयासों से इन्हें काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। नक्सलवाद का कारण एक में आर्थिक कारण। ये लोग आर्थिक रूप से तंग हालातों का सामना कर रहे हैं। इनमें बेरोजगारी चरम सीमा पर है तथा उन्हें शोषण का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह के गरीब लोग नक्सलियों की तरफ देखते हैं। सांस्कृतिक कारण। इन लोगों को यह लगता है कि सरकार एवं बाहरी व्यापारी लोगों के उनके क्षेत्र में आने से उनकी संस्कृति नष्ट हो रहा है, बाजार एवं उद्योगों का विकास हो रहा है, जिससे इन्हें दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, और दूसरे राज्य में जाने से इनका अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे रखा है। प्रशासनिक कारण। नक्सली लोगों का प्रशासनिक शून्यता के कारण भी उदय होता है, क्योंकि इन प्रशासनिक लोगों का स्थानीय साहूकारों के साथ मिलकर शोषण किया जाता था। न कोई शिक्षा व्यवस्था और न ही अस्पताल एवं पंचायत व्यवस्था, जिससे इन लोगों का प्रशासनिक लोगों के प्रति नकारात्मक मत है। राजनीतिक कारण। राजनीतिक रूप से नेताओं का इन आदिवासी लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना और शोषण की तरफ कोई ध्यान नहीं देना। कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। उद्योग लगने से इन्हें अपने घरों से बाहर जाना पड़ता है। सरकारी नियम। अंग्रेजों एवं सरकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के माध्यम से इन लोगों को जंगलों में नहीं जानने दिया जाता है, जैसे 1980 का वन कानून अधिनियम इत्यादि। पेड़ों का अत्यधिक दोहन, खनिज का दोहन, और इन सब के बदले इन्हें कुछ नहीं मिलता है। सामाजिक कारण। इन लोगों की सांस्कृतिक पहचान को खत्म किया जा रहा है। बाहरी लोगों के द्वारा
उनके कला एवं संस्कृति में हस्तक्षेप किया जाता है। इनके बच्चों एवं स्त्रियों का शोषण किया जाता है, जिससे ये हाशिया पर आ गए हैं। नक्सलवाद से सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव से सामना करना पड़ता है। अगर इसके सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करें तो नक्सली लोगों की वजह से स्थानीय लोगों ने आदिवासी एवं मजदूरों का शोषण करना बंद कर दिया और भूमिहीनों को भूमि भी दी गई, जिससे समतामूलक समाज के निर्माण करने की प्रयास किया गया। इन्हीं लोगों ने अपने जंगलों एवं संसाधनों का समान वितरण किया। पहले जिसका शोषण किया जाता था, अब इन क्षेत्रों में उनका शोषण समाप्त हो गया। नक्सलवादी आंदोलन का नकारात्मक प्रभाव। इन लोगों ने संविधान एवं कानून के शासन का उल्लंघन किया है। विकास के कार्यों जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल, पुलिस थाना इत्यादि को नष्ट कर दिया और हिंसाजनक स्थिति उत्पन्न कर दी और मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर दिया, जो संविधान के आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विचार का उल्लंघन है। इन लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्था को नष्ट करने का कार्य किया। संवैधानिक रूप से इन नक्सली क्षेत्रों में अन्य लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के द्वारा इसे विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। 1980 के कानून में संशोधन कर वन्य संसाधनों में इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई। राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के तहत इनको आवास दिए गए हैं। इन विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देकर विकासात्मक कार्यों को इन क्षेत्रों में बढ़ावा दिया गया है, जैसे शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, उज्ज्वला योजना इत्यादि। सरकार द्वारा सुरक्षात्मक कार्य भी किए गए हैं, जैसे नक्सलियों पर काबू पाने के लिए कोबरा विशेष पुलिस का गठन, ऑपरेशन ग्रीन और ऑपरेशन स्टिप्लेपेज, ऑपरेशन ग्रीन हंट इत्यादि के माध्यम से इन पर नियंत्रण करने की प्रयास की जा रही है। निष्कर्ष: नक्सली भारत के लोग हैं। नक्सली क्षेत्र में आज भी गरीबी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा है। इसीलिए इसे समाप्त किए बगैर इस आंदोलन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। दलित आंदोलन। दलित मूवमेंट भारत में दलित आंदोलन समाज के उस वर्ग द्वारा चलाए गए आंदोलन है जिनको वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप शताब्दियों से अत्याचार एवं शोषण के आगे से झुलसना पड़ा है। ज्योतिबा फुले के प्रयास से दलित संघर्ष को सत्यशोधक आंदोलन का रूप प्राप्त हुआ। बाद में महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में दलितों के आंदोलन को स्फूर्ति प्राप्त हुई। नारायण गुरु, रामास्वामी पेरियार, बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रयासों से दलितों की स्थिति में सुधार हुआ। स्वयं गांधी जी ने भी समाज के इस कमजोर वर्ग के लिए काफ़ी कार्य किया था। वे दलितों को हरिजन कहा करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के तरह दलितों को भी हिंदू से पृथक करने का प्रयास किया। रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत 1932 के तहत दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दी गई, जिसका विरोध स्वरूप गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर गए। तत्पश्चात गांधी अम्बेडकर समझौता या पूना समझौता 1932 संपन्न हुआ और जिसके तहत संयुक्त मतदाता के साथ दलितों को रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड के द्वारा दी गई स्थानों से लगभग 2 गुना ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने संविधान में आर्टिकल 17 जो राष्ट्रीयता का 29 अनुच्छेद के तत्वाधान में 1955 में छुआछूत निवारण अधिनियम लाया गया, जिसका 1976 में नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान व स्वयं सरकारों ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विधान पालिकाओं, सरकारी सेवाओं, शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित अनेक सुविधाओं में आरक्षण प्रदान किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग आयोग आर्टिकल 338 की स्थापना की गई है। अनुसूचित जाति भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 17% है। लगभग 125 वर्षों के दौरान दलित इतनी बड़ी संख्या में ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए कि भारत में ईसाई दलितों की संख्या कुल दलित संख्या में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर दो दलित दलों में एक रिपब्लिकन पार्टी है तथा दूसरी बहुजन समाज पार्टी। संस्थापक काशीराम, वर्तमान अध्यक्ष मायावती हैं। रिपब्लिकन पार्टी की जड़ें डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित अनुसूचित जाति फेडरेशन में देखी जा सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि रिपब्लिकन पार्टी भारत के समस्त दलितों के हित के लिए कार्य करेगी। रिपब्लिकन पार्टी महाराष्ट्र के महार समूहों तक सीमित रही थी। उत्तर प्रदेश के जाटव समूहों तक अपनी स्थापना के कुछ वर्षों में रिपब्लिकन पार्टी आंतरिक झगड़ों
की चलते अनेक गुटों में बांटती रही, जैसे भारत की रिपब्लिकन पार्टी अथावले, इंडियन रिपब्लिकन पार्टी, दलित पैंथर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, कामले एवं खोबरा गरे। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर रिपब्लिकन पार्टी बहुत कम सफलता प्राप्त कर सकी। काशीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी 1984 में ने थोड़े ही समय में काफ़ी सफलता प्राप्त कर ली। 13वीं लोकसभा 1999 से 2004 में इस दल के 14 सदस्य तथा 15वीं लोकसभा में इस दल के 21 सदस्य थे। राज्यसभा में इस दल के सदस्यों की संख्या 6 थी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 2007 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी में दलितों के अतिरिक्त उच्चतर जातियों के सदस्य भी सम्मिलित हैं। दलित राजनीति की मुख्य रणनीतियों में निम्नलिखित का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। एक लक्ष्य के रूप में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। अम्बेडकर के शब्दों में हमें शासकीय समुदाय बनना पड़ेगा अथवा साधन के रूप में अधिकाधिक आर्थिक, भौतिक एवं राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त करनी होगी। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, सरकार से अधिकतम भौतिक एवं वित्तीय लाभ लेना, विकासीय परियोजनाएं उपलब्ध करना, कृषि एवं उद्योग में सहायता प्राप्त करना। सामाजिक रणनीति के अंतर्गत दलित शिक्षा संबंधी सुविधाएं चाहते हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करना, पारंपरिक व्यवसायों को त्यागना, समाज में अन्य वर्गों के सम्मान स्थान प्राप्त करना। धार्मिक रणनीति के अंतर्गत दलित उच्चतर जातियों की भांति धार्मिक संस्थानों में सम्मान चाहते हैं। बौद्ध धर्म उच्चतर जातियों की भांति सम्मान चाहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसरण की सुविधाओं की मांग उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण मांग है। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का एक चिंताजनक मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा है। एक ऐसा मुद्दा जो हिंसा का दूसरा नाम है तथा जिसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे बंधक बनाना, गोली चलाना, हवाई जहाज का अपहरण करना, गोलाबारी, साइबर क्राइम, मनोवैज्ञानिक युद्ध, दहशत पैदा करना इत्यादि। आतंकवादी सैनिकों एवं नागरिकों में कोई भेद नहीं करता, में सैनिक संस्थानों और अस्पतालों में कोई फर्क नहीं करते। 9/11 का अमेरिकी विश्व व्यापार केंद्र 2001 पराक्रमण, दिसंबर 2001 में भारत के संसद पराक्रमण एवं 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला ऐसे आतंकवादी गतिविधियों का उदाहरण है। आतंकवादियों का लक्ष्य अपने मंसूबों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग होता है। आतंकवाद हिंसा, विनाश तथा आतंक फैलाने का दूसरा नाम है। इसके इतने रूप हैं कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसकी हर परिभाषा कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। लीग ऑफ नेशन के एक सम्मेलन 1937 में आतंकवाद के विषय में कहा गया था कि राज्य के विरुद्ध की गई सभी आपराधिक गतिविधियां जिनका उद्देश्य एक अमुक प्रकार के लोगों के मन में दहशत फैलाना आतंकवाद होता है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 1999 में कहा गया था कि वे सभी गतिविधियां, साधन तथा क्रियाएं जो आतंकवाद से संबंधित हैं न केवल आपराधिक एवं निंदनीय है, जो कहीं भी तथा कभी भी की जाती है तथा जिनका लक्ष्य लोगों के समूहों में आतंकवाद फैलाना हो या हिंसक रूप की गतिविधियों को उचित ठहराना हो, उन्हें आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद की सामान्य विशेषताएं। एक में आतंकवाद सर्वहित की अनदेखी है तथा उसकी गतिविधियों को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, आतंकवाद गतिविधियां प्रायः उन व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा संचालित होती है जिन्हें गैर राज्य अर्थात गैर कानूनी कहा जाता है। तीसरा, आतंकवाद जन निर्वांचित जन समुदाय के विरुद्ध हिंसा है जो केवल संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हिंसक गतिविधियों का सहारा लेता है, जैसे डराना, धमकाना, उत्पीड़न करना, जोर जबरदस्ती करना। चौथा, आतंकवाद के निशाने पर नागरिक एवं नागरिक संस्थाएं होती हैं। वाल्टर लेक्यूलर ने अपनी पुस्तक टेररिज्म एंड जस्टिस में आतंकवाद के 5 मानक बताए हैं। एक में हिंसा तथा हिंसा के भय का प्रचार करना। दूसरा, मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना। तीसरा, राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजनीतिक चालें अपनाना। चौथा, जन साधारण को निशाना बनाना। 5 में अवैध एवं गैर कानूनी गतिविधियां करना। आतंकवाद की विभिन्न श्रेणियां। पहली श्रेणी वह है जिसके अंतर्गत आतंकवाद समाज की व्यवस्थित प्रक्रियाओं, शांति एवं सुरक्षा के विरुद्ध सामूहिक हिंसा का प्रदर्शन करता है। दूसरी श्रेणी वह है जिसके अंतर्गत जन समुदाय या उसके बड़े भाग में
राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हिंसक आपराधिक व्यवहार द्वारा भय पैदा किया जाता है। तीसरी श्रेणी वह है जिसके अंतर्गत आतंकवाद का उद्देश्य किन्हीं राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति न होकर लोगों में दूर एवं उत्पीड़न पैदा करना होता है। तथा आतंकवाद की अन्य श्रेणी अर्ध आतंकवाद है, जिसके अंतर्गत हिंसा के प्रयोग की घटनाएं नहीं होती, अपितु हिंसा के प्रयोग की घटनाएं नहीं होती, अपितु हिंसा के प्रयोग का डर होता है। पांचवें आतंकवाद के अन्य श्रेणी सीमित राजनीतिक आतंकवाद है। इसके अंतर्गत वैचारिक एवं राजनीतिक धारणाओं को केवल मात्र प्रचार होती है, राज्य द्वारा शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होता। छठा आतंकवाद का एक अन्य रूप राजकीय आतंकवाद है, जिसके अंतर्गत सरकारों द्वारा विदेश नीति के एक अंश के रूप में आतंकवादी क्रियाएं की जाती हैं। आतंकवाद किसी बिना सोचे समझे गतिविधि नहीं है, अपितु सोचा समझा एवं पूर्ण नियोजित कार्य है। यह समाज के किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध हिंसा है, भले ही उस प्रक्रिया में अनेक दूसरे नागरिक क्यों न ग्रस्त हो जाएं। यह कानूनी रूप से बनी सत्ता के विरुद्ध आक्रमण है। अपने स्वरूप में आतंकवाद और कानूनी, अनैतिक, पार्श्विक तथा अलोकतांत्रिक होता है। आतंकवाद का कारण एक मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आतंकवाद में संलिप्त लोग मानसिक रूप से रोगग्रस्त होते हैं। इस कारण आतंकवादी संगठनों में प्रवेश लेते हैं कि उन्हें भाव उत्तेजक जीवन का आनंद लेना अच्छा लगता है, जबकि अन्य असीमित धन पूंजी का लालच उन्हें आतंकवाद की ओर खींचता है। युवा मुस्लिम वर्ग पश्चिमी जगत में शिक्षा एवं रोजगार की तलाश में जाते हैं और संतोषजनक रोजगार नहीं मिलने पर कट्टरपंथियों के हाथों में लग जाते हैं। आतंकवादी प्रायः अपने आप को सच्चा विश्वास रखने वाले बताते हैं। मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी आदि अपने आप को पूंजीपतियों का विरोधकर्ता मानते हैं तथा सर्वहारा क्रांति लाने हेतु आतंकवादी गतिविधियों के प्रयोग के में संकोच नहीं करते। ऐसी कुछ गतिविधियां राष्ट्रवादी उपनिवेशवादियों के विरुद्ध, धार्मिक उग्रवादी अन्य धर्मों के विरुद्ध करते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण। कुछ वर्गों के लोगों के मन में शासकों के विरुद्ध सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शिकायतें देर सवेर आतंकवाद में बदल जाती है। संस्कृति एवं सभ्यता। वर्तमान शताब्दी में सैमुअल हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ने ईसाई एवं इस्लाम के बीच परस्पर विरोध का कारण संस्कृति एवं सभ्यता का विरोध बताया है, जो विरोध सांप्रदायिक, अलगाववादी एवं आतंकवादी रूप धारण कर लेता है। आज के युग में आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर चुका है। अमेरिका पर 9/11 के आतंकवादी हमले के पश्चात कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है तथा इन गतिविधियों के लिए भी कोई भी समय निश्चित नहीं है। आतंकवादी अपना समय तथा अपना स्थान स्वयं निश्चित करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवादी तत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है तथा उनकी गतिविधियां अनेक राज्यों में संचालित होती हैं। एक ओर यह संगठन एक राज्य को अपना निशाना बनाते हैं तो दूसरे राज्यों में अपना श्रम स्थल तथा तीसरे राज्यों को अपना आर्थिक एवं सैनिक सहायता जुटाने का स्रोत बनाते हैं। जैसे तालिबान सोवियत समर्थित अफगानिस्तान सरकार के विरुद्ध कार्यवाही कर लेने के लिए अमेरिका से अस्त्र शस्त्र, सऊदी अरबिया से आश्रय धन एवं पाकिस्तान में उनका आश्रय था। ऐसा भी देखने में आया है कि आतंकवादी संगठन संसार में चल रहे संगठित अपराधियों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। आतंकवाद की समस्या राष्ट्रीय सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की समस्या बन चुकी है। आतंकवादी समस्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ही सुलझाई जा सकती है। कोई भी एक राष्ट्र इस समस्या को नहीं सुलझा सकता। संयुक्त राष्ट्र को आतंकवादी समस्या वैश्विक मंचों पर लेनी चाहिए एवं विश्व स्तर पर इसके विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए। संसार के सभी राज्यों को एक साथ मिलकर साझे प्रयत्नों से आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी चाहिए। संपूर्ण विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाना चाहिए। सभी राज्यों को आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाना चाहिए। राज्यों को समझना चाहिए कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती। आतंकवादी कानून एवं व्यवस्था का, शांति एवं सुरक्षा का, संस्कृति एवं सभ्यता का, नैतिकता एवं मानवता का शत्रु होते हैं। सभी राज्यों को अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठाना चाहिए। गुड तालिबान एवं बैड तालिबान, मेरा आतंकवाद एवं तेरा आतंकवाद की भावना से ऊपर उठकर वैश्विक स्तर पर आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किया जाना चाहिए।
पर्यावरण आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन के रूप में पर्यावरणवाद प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु शिक्षा, सक्रियता तथा लॉबिंग द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का नाम है। समस्त पर्यावरणीय आंदोलन पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य एवं मानवाधिकारों के चारों ओर केंद्रित होते हैं। पर्यावरणवादी समर्थक संसाधनों का पोषणकारी प्रबंधन चाहते हैं, उनका संरक्षण चाहते हैं तथा उनका पुनर्स्थापना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सरकार एवं व्यक्तियों के उस व्यवहार का परिवर्तन करना है जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन का मुख्य कारणों का विवरण निम्नलिखित है। एक में प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण भारत में चले पर्यावरणीय आंदोलन का मुख्य कारण है। दूसरा, चिपको आंदोलन का मुख्य कारण वनों पर राज्य द्वारा नियंत्रण की इच्छा थी, जबकि नर्मदा बचाव आंदोलन का मुख्य कारण राज्य द्वारा जल पर नियंत्रण की इच्छा थी। तीसरा, भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के आरंभ होने का एक अन्य कारण राजनीतिक कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत जैसे पारंपरिक समाज को आधुनिक समाज में बदलने के लिए उसका औद्योगिकरण किया जाना अनिवार्य था। फलस्वरूप औद्योगिकरण के लिए जल, ऊर्जा, भूमि आदि रूपी इस संसाधनों का उपयोग किया जाना भी जरूरी था। ये सभी प्रयास राज्य द्वारा राज्य नीति के अनुरूप किए गए, परंतु बदले में स्थानीय लोगों, उनके क्षेत्रों तथा उनके द्वारा उनके व्यवसाय, जीवन शैली को बदलने के लिए किए गए पर्यावरण आंदोलन ऐसे राजनीतिक फेरबदल के विरुद्ध एवं रोष मतलब क्रोध के रूप में उभरे थे। पर्यावरण आंदोलन के कारणों में उसका एक कारण सामाजिक आर्थिक विकास भी बताया जा सकता है। देश के आर्थिक विकास में जल तथा वनों के शोषण के स्वरूप स्थानीय लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका एक परिणाम आर्थिक तथा दूसरा सामाजिक हुआ। स्थानीय लोगों को अपनी रोजी रोटी के संसाधनों से हाथ धोना पड़ा। इन लोगों को अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन शैली को भी त्यागना पड़ा। ऐसे परिवर्तन स्थानीय महिला वर्ग के लिए अधिक कष्टदायक पूर्ण हुए और अपने क्षेत्र में पर्यावरणीय आंदोलन का नेतृत्व संभालना पड़ा। पर्यावरणीय अधोगति को भारत में चलाए गए पर्यावरणीय आंदोलन का एक और महत्वपूर्ण कारण कहा जा सकता है केरल बिजली बोर्ड द्वारा साइलेंट वैली विवाद तथा उत्तराखंड का दून घाटी तथा मसूरी बचाओ मामले इसके प्रमुख उदाहरण हैं। पहले मामलों में वन की एक अप्रयुक्त पगडंडी को जलमग्न होने से बचा लिया गया तथा दूसरे मामले में दून तथा मसूरी जैसी घाटियों को उनकी प्राकृतिक वास अवस्था में बनाए रखा जा सका। जो पर्यावरणीय आंदोलन में जो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तनाव उभरे, उनमें सरकार एवं राज्य द्वारा संचालित विकास योजनाओं में त्रुटियां दिखाई दी। स्थानीय एवं आदिवासी लोगों को नुकसान उठाने पर वस्तुतः उनसे बचा जा सकता था। वह जरूरत थी एक कुशल और स्वस्थ नीति की, जो राज्य एवं सरकारों का दायित्व थी। भारत में महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन। एक में बिश्नोई आंदोलन। उत्तर पश्चिमी भारत के राजस्थान एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में चला बिश्नोई आंदोलन पशु एवं पक्षियों के मारने तथा हरित पेड़ों के गिराए जाने का विरोध करता है। वस्तुतः यह आंदोलन पर्यावरण के संरक्षण पर बल देता तथा इस तथ्य को मानता है कि हमें प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। यह आंदोलन पर्यावरण के संरक्षण को एक ऐसा धर्म मानता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में वनों के विनाश के विरुद्ध चले ऐसे संगठित प्रतिरोध को पूरे देश में चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में लोगों ने जंगलों के ठेकेदारों द्वारा पेड़ों को गिराए जाने के विरुद्ध पेड़ों को गले लगाकर उन्हें काटे जाने से रोका था। एक दृष्टि से चिपको आंदोलन बिश्नोई आंदोलन का एक नया रूप था। चिपको आंदोलन अप्रैल 1973 में आरंभ हुआ और उत्तराखंड में सक्रिय रहा। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, बचनी देवी जैसे लोगों ने इस आंदोलन को शुरू ही नहीं किया, अपितु इस आंदोलन को दिशा भी प्रदान किया। सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयासों से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित पेड़ों के गिराए जाने की मनाही कर दी थी। बाद में इस आंदोलन ने देश के अन्य राज्यों में भी अपना प्रभाव छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले एक बांध के विरोध में 1885 में शुरू किया गया था। इस बांध के बनने से क्षेत्र के अधिक संख्यक लोगों, विशेष रूप से आदिवासी जनता के
बेघर होने का डर था। प्रस्तावित सरदार सरोवर बांध से लगभग 2.5 लाख लोग घर से बेघर होने की स्थिति में हो सकते हैं। सरकार की वित्तीय सहायता से इन लोगों को बसाने हेतु अनेक योजनाओं को कार्य रूप देने के प्रयास जारी है। इस बांध से अनेक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। लोगों की रोशनी एवं जल की उपलब्धता इस बांध की अन्य सफलताएं बताई जाती है। दूसरी ओर इस बांध के विरोधियों का मत है कि इससे होने वाली हानि अपेक्षाकृत अधिक है। हजारों हेक्टेयर वन तथा कृषि भूमि का विनाश इस बांध का परिणाम होगा। हजारों लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए तरस जाएंगे। मेधा पाटेकर तथा अभिनेता आमिर खान ने इस आंदोलन को पर्याप्त समर्थन दिया है। इस आंदोलन के अन्य समर्थकों के बाबा आमेक अरुंधति रॉय के नाम उल्लेखनीय है। इस आंदोलन के फलस्वरूप लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। आपीको आंदोलन चिपको आंदोलन की भांति कर्नाटक के हर कन्नड़ जिले में सितंबर 1983 में यह आंदोलन चलाया गया था। कन्नड़ भाषा में आपीको का अर्थ है पैरों को गले लगाना। दक्षिण भारत में आपीको आंदोलन ने लोगों में पर्यावरणीय चेतना जागृत करने में विशेष भूमिका निभाई थी। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के वनों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करते हुए 3 बड़े उद्योग खोलने का मन बनाया था। लुगदी, कागज तथा प्रति लकड़ी के कारखाने के बनाए जाने की योजना बनाई गई थी। इन गतिविधियों से हजारों स्थानीय लोग बेघर हो गए तथा उनके पारंपरिक रोजगारों से वंचित होना पड़े। वनों का सैकड़ों वर्ग किलोमीटर इलाका जलमग्न हो गया। इस आंदोलन के 3 उद्देश्य थे। एक में क्षेत्र के वनों का संरक्षण, दूसरा क्षेत्र में पुनः हरियाली क्षेत्र लाने के प्रयास, तीसरा प्राकृतिक संसाधनों के विवेकीय प्रयोग पर बल। साइलेंट वैली आंदोलन या साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य केरल के पलक्कड़ जिले के वन्य क्षेत्रों का संरक्षण 1973 में चला। यह आंदोलन राज्य द्वारा साइलेंट वैली आरक्षित वन को सुरक्षित रखे जाने का प्रयास कर रहा है। सुगाथा कुमारी, सलीम अली तथा स्वामीनाथन जैसे लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन देकर इसे बचाया था। अब यह घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क 1985 के नाम से प्रसिद्ध है। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव। एक में वायुमंडलीय दुष्प्रभाव। श्वसन तंत्र को प्रभावित एवं क्षति पहुंचाने वाले अनेक रोगों के स्रोत वायुमंडलीय प्रदूषण से उभरते हैं, जैसे गले का दर्द, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर इत्यादि। दूसरा, वाहनों से उत्सर्जित होने वाले धुओं के घटक अर्थात सीसा, जल एवं भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं, जो कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह इत्यादि के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO अनेक अन्य रोगों का कारण बनता है। वायुमंडलीय प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के अतिरिक्त कीटों तथा अन्य जीवों को हानि पहुंचाता है। इससे वनस्पति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। स्वयं वायुमंडल पर भी ऐसे प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। हमारे देखने की क्षमता में कमी आती है। समताप मंडलीय ओजोन प्रभावित होते हैं। इससे स्किन डिजीज, चर्म रोग, बांझपन, पेड़ पौधों की उत्पादकता में कमी इत्यादि जैसी समस्याएं आती हैं। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में लगभग 2000 लोगों की मृत्यु एवं हजारों की संख्या में आँख एवं श्वास रोगों से पीड़ित लोग इसी प्रकार के वायुमंडलीय प्रदूषण के उदाहरण थे। तीसरा, जलमंडलीय दुष्प्रभाव। औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह में पाए जाने वाले अनेक विषैले पदार्थ मानवीय जीवन के विनाश का कारण बनते हैं। प्रदूषित जल से कृषि पदार्थों पर कुप्रभाव पड़ता है। जीव जंतुओं को प्रदूषित जल के कारण पर्यावरणीय ऑक्सीजन नहीं मिलता, लोगों को स्वस्थ पेयजल नहीं मिलता। अशुद्ध जल से अनेक वायरस, संक्रामक रोगों का फैलाव बढ़ता है। भू प्रदूषण के दुष्प्रभाव। भू प्रदूषण भी अनेक रोगों के फैलाव में सहायक होते हैं। इन लोगों में टाइफाइड, पेचिश, हैजा, पोलियो इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। साफ सफाई की कमी के कारण वातावरण में मच्छर, मक्खियों तथा अन्य कीड़ों मकोड़ों आदि से अनेक बीमारियां फैलती है। कृषि कार्यों में मल जल के प्रयोग से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता कम होती है। मृदा प्रदूषण से भू नीचेफन, बाढ़ या सूखे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पर्यावरणीय प्रकोप। आकाशीय क्षेत्र में वैज्ञानिक परीक्षणों के फलस्वरूप पर्यावरणीय प्रकोप से होने वाली हानियां सोच से भी परे हैं। इन परीक्षणों का दुष्प्रभाव धरती के गर्भ से लेकर आकाश तक फैलता है।
स्थलीय भूकंप बाढ़। स्थलीय भूकंप बाढ़ भूस्खलन ऐसे उदाहरण हैं जो धरती की सतह से जुड़े हैं। धरती तथा आकाश से संबंधित प्रकोपों में विषैले तथा रासायनिक गैस, नाभिकीय विस्फोट, मौसमों में असाधारण परिवर्तन, परमाणविक जाड़े, तपती धरती के दुष्प्रभाव आदि का उल्लेख किया जा सकता है। पर्यावरण संबंधी विभिन्न सम्मेलन। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर संसार में जागृति एक सकारात्मक प्रयास है। 1972 में स्वीडन के नगर स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक सम्मेलन में पर्यावरण को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई थी। पर्यावरण को इस सम्मेलन का मुख्य योगदान अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता है। ब्राजील के नगर रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों ने पर्यावरण को एक सार्वजनिक मुद्दा स्वीकार कर लिया तथा प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों में कमी लाने के प्रयासों को प्रयोग में लाने के लिए संकल्प लिया गया। साथ ही जैव विविधता को सुरक्षित रखने में सक्रिय सोच विचार किया गया। 2002 में दक्षिण अफ्रीका के नगर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पोषणकारी विकास मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ ताकि प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रयोग किया जा सके तथा उनके विनाश को रोकने के लिए कदम उठाए गए। 2004 में जापान के नगर क्योटो में पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी एक समझौते पर अनेक राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में राज्यों ने कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन आदि गैसों को कम करने पर जोर दिया था। कनाडा के कोपेनहेगन सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 2015 में पेरिस सम्मेलन आयोजित किया गया। सदस्य देशों में यह सहमति बनी कि $100 बिलियन 100 अरब डॉलर के पर्यावरण संरक्षण कोष बनाया जाए, परंतु यह सम्मेलन भी अमेरिका का इससे बाहर जाने के बाद विवादों के घेरे में आ गया। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने एवं नवीकरण ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का निर्माण किया गया और सदस्य राष्ट्रों में यह अपेक्षा की जाती है कि वे परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। भारत सरकार ने यह उद्घोषणा की है कि 2022 तक भारत 75 गीगावाट विद्युत का उत्पादन और सौर ऊर्जा से करेगा तथा अपनी कम से कम 30% ऊर्जा की आवश्यकता नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करेगा। भारत पश्चिम एशिया में शीत युद्ध, मिस्र में ब्रदरहुड आंदोलन, इजिप्ट पैन इस्लामिक हसन अल्बानिया के द्वारा और टर्की में कमाल पाशा और सऊदी अरब में धार्मिक शासन। मिस्र में अरब राष्ट्रवाद, पंथ निरपेक्षवाद विचार है और दूसरा सऊदी अरब इस्लामी एकता पैन इस्लाम। USA पाकिस्तान। फिलिस्तीन संकट यहूदियों के विरुद्ध का संघर्ष। इजराइल उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का संघर्ष। इस्लामाबाद का संघर्ष। अरब राज्य 1948 में फिलिस्तीन में मिस्र सुएज नहर का निर्माण करूँगा। UK प्लस फ्रांस इजराइल। नासिर राष्ट्रीयकरण USSR हेल्प इजिप्ट। 1967 अरब राज्यों इजराइल। जॉर्डन वैली सिनाई प्रायद्वीप गोलन हाइट जॉर्डन हिल्स छीन लिया फिलिस्तीन से और फिलिस्तीन पश्चिमी किनारा वेस्ट बैंक गाजा पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीन का भौतिक अस्तित्व समाप्त। इजराइल ने सीरिया में से गोलन पहाड़ियाँ छीन लिया तथा मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप। फिलिस्तीन OIC 1969 1978 में कैंप डेविड मिस्र में इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए प्लस जॉर्डन। फिलिस्तीन नेता यासिर अराफात फिलिस्तीन बनाऊंगा। तीसरा 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति। यथार्थवाद भारत की वर्तमान व्याख्या। यथार्थवाद में फॉरेन पॉलिसी। बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं का इंटीग्रेट करने का काम किया था। शक्ति का जवाब शक्ति से देंगे। यथार्थवाद एक उदारवाद में निष्कर्ष। राइनोल्ड नेबूर के अनुसार यथार्थवादी अंधकारमय का संतान है जबकि उदारवादी प्रकाश की संतान है। एग्जाम्पल दुर्योधन अंधकार की संतान, संघर्ष शक्ति
अपने राष्ट्रीय हित और युधिष्ठिर प्रकाश की संतान शांति की बात। सेवा सहयोग की भावना, ये आदर्शवादी या उदारवादी हैं। दोनों को एक दूसरे से सीखना चाहिए, अंधकार को प्रकाश से और प्रकाश को अंधकार से। एक में न्यू डिबेट रियलिज्म, दूसरा न्यू लिबरलिज्म या न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। न्यू डिबेट रियलिज्म, एक में दुनिया में अविश्वास होता है, दुनिया में धोखेबाजी की समस्या है, हमें रिलेटिव गेम कीजिए, एग्जाम्पल अपने को फ़ायदा दूसरे को घाटा कीजिए। चौथा, दुनिया अराजकतापूर्ण है, जंगल की तरह है। पाँचवें, पूरी दुनिया में शक्ति राज्य केंद्रित है। न्यू डिबेट या रियलिज्म के। अब न्यू लिबरलिज्म या न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म मतलब दुनिया में सहयोग प्लस विश्वास कीजिए। दूसरा, दुनिया में केवल धोखेबाजी के अलावा सहयोग भी होती है। तीसरा, अपने लाभ से मतलब रखिए, एब्सोल्यूट प्रॉफिट। चौथा, दुनिया में शक्ति संघर्ष और अराजकता है तो शांति और सहयोग भी है, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग इत्यादि है। लोकतंत्र का महत्व है, विधि का महत्व है। न्यू डिबेट में सही कौन है? वे विल स्मिथ। निष्कर्ष, विल स्मिथ ने कहा न्यू में सही है, दोनों आंशिक रूप से सही है। लोकतंत्र को अपनाई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन को अपनाई, शांति अपनाई। इंग्लिश स्कूल की मान्यता, न उदारवादी सच है न यथार्थवादी सच है, दोनों की मान्यताएं अंशतः है। उदारवाद एवं यथार्थवाद में बात कही है, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, अराजकता है, फिर भी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग जैसे WTO, क्वाड इत्यादि यूएनओ। समाज की मूल्य परंपराएं मान्यताएं हैं जो दुनिया में शांति बनाने में सहायक हैं। एग्जाम्पल, जापान में परमाणु हथियार लेना सामाजिक निषेध है, पोप के समाज में शांति है। यथार्थवाद और उदारवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन, IR में उन कारकों की पहचान कीजिए जिससे बिलियार्ड बॉल मॉडल कोबेब मॉडल की ओर चला गया है। बिलियार्ड बॉल मॉडल में यथार्थवादी क्वाड, कोबेब मॉडल में उदारवादी RCEP। कारण, सोवियत संघ का विघटन, समाजवादी का विघटन कोल्ड वार के बाद। दूसरा, उदारवादी का उदय, MNC का व्यापार हुआ, राज्यों के बीच अंतर्निर्भरता खत्म हुई, WTO, G20 इत्यादि। विश्लेषणात्मक, क्यों, कहाँ, कैसे हुआ। क्रिटिकली एग्जामिन में खामियां पक्ष कम प्लस सकारात्मक पक्ष ज़्यादा लिखेंगे, निष्कर्ष में हमेशा सकारात्मक लिखेंगे। मीमांसा में विचार क्या है? जटिल निर्भरता व्यापार में होती है, समाज के लोग, एग्जाम्पल क्रिकेट के खिलाड़ी, फिल्मी दुनिया के लोग, और सिक्योरिटी कम्युनिटी में उदारवाद की बात। जटिल निर्भरता व्यापार में होती है। पिंग पोंग डिप्लोमेसी, फिर गैर राष्ट्रीयकर्ता, MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। जोन ऑफ टर्मोइल, गरीब पार्ट, अफ्रीका, सीरिया, लीबिया। और जोन ऑफ प्रोस्पेरिटी, यूरोप, USA, ऑस्ट्रेलिया, अमीर पार्ट। पार राष्ट्रवाद, गैर राष्ट्रीयकर्ता के द्वारा संबंध। ग्लोबल नॉर्थ G7 विकसित देश, यूरोप। ग्लोबल साउथ, एशिया, अफ्रीका, अंडर डेवलपमेंट कंट्री, DC, रवांडा, चैड इत्यादि। मार्क्सवादी विचारधारा, गुरु कार्ल मार्क्स ने कहा पूंजीवादी शोषणकारी व्यवस्था है। शिष्य लेनिन, गुरु कार्ल मार्क्स का शिष्य लेनिन। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, इनके अनुसार संपत्ति समाज समुदाय की होनी चाहिए, जबकि पूंजीवादी कहते हैं संपत्ति का मालिक व्यक्तिगत होनी चाहिए। जब तक आर्थिक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक राज्य में अराजकता विषमता रहेगी। लेनिन ने मार्क्सवादी विचारधारा लागू किया। लेनिन के अनुसार पूरी दुनिया के राज्य दो वर्गों में बांटा हुआ है, पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति राज्य। सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा राज्य। पूंजीपति राज्य में USA, यूरोपियन यूनियन, हॉलैंड। सर्वहारा राज्य में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। मार्क्सवादी विचारक में है रोजेनबर्ग, मोरेनबर्ग और जस्टिन बिल वैरेन। केनेथ वाल्ट्ज, राज्यों के बीच संघर्ष स्वाभाविक है क्योंकि राज्यों को संग्रहित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए दुनिया में अराजकता है।
दुनिया में अराजकता का मूल कारण है पूंजीपति वर्ग के कारण, दूसरा विषमतामूलक समाज के कारण, तीसरा शोषणकारी समाज के कारण। मार्क्सवादी मार्क्सवादी या क्रांतिकारी विचारक या अमूलवादी रेडिकल हैं। उदारवादी में अंतर। दुनिया में संघर्ष क्यों होता है? लोकतंत्र का अभाव। मार्क्सवादी विचार में ये कहते हैं पूंजीवाद का विनाश होगा, न्याय की स्थापना होगी, शोषण को समाप्त करेंगे, आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। और उदारवादी नैतिकता का अभाव है। उदारवादी कहते हैं नैतिकता का अभाव, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अभाव, इंटरनेशनल पीस का अभाव, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का अभाव। विचार में क्रांतिकारी विचार, रेडिकल आइडियोलॉजी, यथास्थिति, स्टेटस को, चाहे वह उदारवादी विचार हो चाहे यथार्थवादी विचार है, मूल रूप में है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और क्रांतिकारी या रेडिकल आइडियोलॉजी, लेनिन ने कहा पूंजीवाद के अनेक रूप हैं। एक में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य का शोषण या दूसरे राज्य का आधिपत्य। शोषण कर रहे हैं मतलब पूंजीपति राज्य तथा सर्वहारा वर्ग के राज्य शोषित हैं। उपनिवेशवाद में भी एक देश दूसरे देश का शोषण करता है। एक देश दूसरे देश के प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन साम्राज्यवाद में प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर शोषण कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मार्क्सवादी के विचार। फ्रेंच फेनेन ने कहा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद के बच्चे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। लेनिन ने कहा पहला विश्व युद्ध है वो पूंजीपति राज्यों के बीच की संघर्ष ही है। पूंजीवादी राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे क्योंकि अफ्रीका में शोषण या उपनिवेशों का विस्तार करने के लिए, अफ्रीका के संसाधन को लूटने के लिए, भारत, एशिया, अफ्रीका राज्य पर उपनिवेश करने के लिए। लेनिन ने कहा पूरी दुनिया में साम्यवादी क्रांति लाई जाएगी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार और कोल्ड वार के दौरान पूरी दुनिया दो राज्यों में बट गई, एक में पूंजीवादी राज्य, दूसरा साम्यवादी राज्य। 1964 में यूएन की रिपोर्ट आई और यूएन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट यूएन अंकटाड की रिपोर्ट आई। अंकटाड की रिपोर्ट में विकासशील देशों के लिए प्रतिकूल आ रहा है। यूरोप में लैपटॉप फाइटर जेट बेचेगा और घाना अफ्रीका लोहा कोयला चाय बेचेगा। अमेरिका के पूंजीवादी विचारक रोस्ट्रो ने कहा विकास के क्रम, पहले समाज कृषि आधारित था, उसके बाद औद्योगिक समाज, फिर सेवा क्षेत्र का समाज बना, धीरे धीरे विकास होता है। मार्क्सवादी सिद्धांत का अगला विकास परासीता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी के रूप में हुआ। डिपेंडेंसी थ्योरी में लैटिन अमेरिका के देशों के निर्माण किया गया। और ये सिद्धांत क्यों आया? डिपेंडेंसी थ्योरी, पूंजीपति वर्ग अमेरिका और सर्वहारा वर्ग मैक्सिको के विचारक राउल प्रेविस ने कहा परासीता है, डिपेंडेंसी है। कहा मैक्सिको शोषित देश है अमेरिका के द्वारा, इसीलिए मैक्सिको भी पूंजीवादी अपना ले। मार्क्सवादी विचारक अमीर मुड्रो ने कहा परासीता है, डिपेंडेंसी है। लैटिन अमेरिका परासीता है पूंजीवादी देशों यूएसए पर। परासीता क्यों? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था है, दो श्रेणी के राज्य हैं। रोस्ट्रो के बात को खंडित कर दिया या गलत है, पूंजीवादी को केवल जस्टिफाई किए हैं। पूंजीवादी राज्य पहले अविकसित थे, धीरे धीरे विकसित हो गए, वो ठीक है, लेकिन जो उपनिवेश से शोषित राज्य हैं अविकसित नहीं है बल्कि अंडर डेवलप है। जो पहले अनडेवलप है वो डेवलप हो जाएगा, लेकिन जो पहले अंडर डेवलप थे या है वो डेवलप नहीं होंगे। इसीलिए रोस्ट्रो की बात गलत है। पूंजीवाद के खात्मे के बाद ही अंडर डेवलप देश डेवलप हो जा पाएंगे, अभी भी शोषित हैं व्यापार में प्रतिकूल के कारण। व्यापार की शर्तों को प्रतिकूल होना, एग्जाम्पल इंग्लैंड एवं घाना के बीच। इंग्लैंड में ये मैन्युफैक्चरिंग गुड का निर्यातक है, इसीलिए ये डेवलप है। घाना ये कच्चे पदार्थों का निर्यातक है, इसीलिए अंडर डेवलप है। परासीता सिद्धांत का एग्जाम्पल में डिपेंडेंसी थ्योरी में गांव का किसान आलू बेचता है और शहर के आदमी चिप्स बना के बेचता है, इसीलिए शहर वाला अमीर और गांव वाला गरीब है।
यूएसए फ्रांस कोर में यूएसए फ्रांस इंग्लैंड और पेरीफेरी में मेट्रो भारत घाना चाय बेचने वाला परिधि में है। परिधि का शोषण कोर कर रहा है। अभी शोषण हो रहा है व्यापार के द्वारा। इसी कार नव उपनिवेशवाद का विचार उत्पन्न हो गया है। इसका जन्म डिपेंडेंसी थ्योरी से हुआ। नव उपनिवेशवाद नियो कॉलोनियलिज्म। न्यूक्रुमा ने किताब लिखी नव उपनिवेशवाद। उनका शोषण आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से, तकनीकी रूप में शोषण कर रहे हैं। घाना पर, अफ्रीकन देश पर। प्राचीरता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण में नव औद्योगिक देश में सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया और राइज ऑफ चाइना, भारत जो अब शक्ति के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। जिन जिन देशों ने पूंजीवाद अपनाया वो आगे बढ़ गया तथा जिन जिन देशों ने साम्यवाद अपनाया वो देश असफल हो गया। लेकिन अपवाद चीन है। गिल्टन ने कहा पूंजीवाद एक जगह केंद्र नहीं बनाता है। नवप्राचीरता डैन संतोष ने नया प्राचीरता ले आया। मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसी छोटे कंपनियों पर शोषण कर रहा है। नवप्राचीरता सिद्धांत के वालिस्टिनी के सिस्टम थ्योरी। वालिस्टिन मार्क्सवादी विश्लेषक है। पूंजीवादी के विरुद्ध हाशिए वर्ग को न्याय की आवश्यकता होती है। ग्लोबल जस्टिस प्राचीरता के सिद्धांत में पहले श्रेणी के देश कोर हैं और कोर में पूंजीवादी देश हैं। दूसरे श्रेणी के देश अर्ध परिधि सेमी पेरीफेरी वालिस्टिन के अनुसार। और कोर अर्ध परिधि का शोषण करता है और अर्ध परिधि को शोषण करता है और अर्ध परिधि में लैटिन अमेरिका के देश हैं। तीसरे श्रेणी के देश परिधि हैं। वालिस्टिन का पहला करेक्शन ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी एक में कोर परिधि एंड अर्ध परिधि में अस्थायी नहीं है। कोर देश हमेशा कोर में रहेगा ये जरूरी नहीं है। स्टेट। दूसरा आर्थिक व्यवस्था के अलावा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता दी। तीसरा कोर के राष्ट्र राफेल का निर्यात करेंगे। कोर के देश का पतन होता है, परिवर्तनशील है। कोर के देश में शासन प्रणाली लोकतांत्रिक होगा तथा कल्याणकारी सुविधाएं भी देगी। ये विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करेंगे और कच्चे पदार्थों के आयातक हैं। सेमी पेरीफेरी क्या है? जो भौगोलिक रूप में कोर के नज़दीक हैं या कोर के डिक्लाइन के रूप में हैं या कोर में स्थित हैं। भौगोलिक रूप में कोर में स्थित है क्योंकि इनका आर्थिक पतन हो रहा है। एग्जाम्पल वर्तमान में रूस, वर्तमान में इंग्लैंड। सेमी पेरीफेरी परिधि और कोर के बीच का क्षेत्र जोन या बफर क्षेत्र। एग्जाम्पल सेंट्रल एशिया के देश हैं। सेमी पेरीफेरी में परिधि और कोर दोनों की विशेषता शामिल होती है। कोर में इंग्लैंड, यूएसए, चाइना। परिधि में लैटिन अमेरिका देश, अफ्रीका के देश। अर्ध परिधि में सेमी फेरी का शासन अधिनायकवादी आर्थिक प्रणाली विनिर्मित वस्तु के निर्यातक एवं आयातक भी है। ये कच्चे पदार्थों के आयातक एवं निर्यातक भी है। इसमें कल्याणकारी सुविधाएं कम होती हैं। और अर्ध परिधि इसने विश्व व्यवस्था को वर्ल्ड इकोनॉमी के रूप में चित्रित किया है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में अगर अस्थायी है तो इसमें अर्ध परिधि की सहायता होती है। कोर में संकट का बचाव अर्ध परिधि के द्वारा होता है। अर्ध परिधि कोर के लिए सेफ्टी वॉल का काम करता है। परिधि की विशेषता है। वालिस्टिन के अनुसार इसमें लोकतंत्र का अभाव, कच्चे पदार्थ का निर्यातक, विनिर्मित वस्तुओं के आयातक है। पहले विश्व एम्पायर साम्राज्य था, अब दुनिया अर्थव्यवस्था हो गया, लेकिन दोनों व्यवस्था में शोषण होता है। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। वालिस्टिन के अनुसार दुनिया में अब अंतर निर्भरता है, जबकि मार्क्सवादी निर्भरता मानते थे। अभी आईपी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मार्क्सवादी के अनुसार दुनिया में आतंकवाद आर्थिक शोषण से आ रहा है। गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, भूख इत्यादि के कारण हर चीज़ के लिए आर्थिक व्यवस्था जिम्मेदार है। मार्क्स के अनुसार ये मार्क्सवादी की सबसे बड़ी विसंगति है। QC राइट के अनुसार आईपी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मार्क्सवादी जैसी कोई सिद्धांत नहीं है। ये आर्थिक अपचयनवादी है। अपचयनवादी इकोनॉमिक्स रिडक्शनिज्म।
आर्थिक कारण, हर चीज़ के लिए आर्थिक कारण को मानते हैं मार्क्सवादी, लेकिन किसी भी घटना के मल्टीपल फैक्टर होते हैं। मार्क्स का पक्षकार, मार्क्सवाद को आर्थिक नियतिवाद मानते हैं। एंजेल, आर्थिक कारण के अलावा अन्य कारण भी है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था प्रथम मूल कारण है मार्क्स के अनुसार। मार्क्सवादी की प्रासंगिकता, रेलिवेंस, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसीलिए 1991 के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी, निजीकरण आ गया तथा दुनिया के देशों के बीच आर्थिक अंतर निर्भरता बढ़ गई। अब नव मार्क्सवादी की प्रासंगिकता सिद्ध कर रहे हैं। एक में राज्य पूंजीवादिता है, एक में पूंजीवादी पूरी दुनिया पर एक वैचारिक और सांस्कृतिक आधिपत्य कर लिए हैं। नव मार्क्सवादी पूंजीवाद के खिलाफ हैं। पूंजीवाद ने एलपीजी को एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को फैला दिया है। एंड्रयू लिंकलेटर नव मार्क्सवादी विचारक हैं। रॉबर्ट फोर्ड, रॉबर्ट कॉक्स नव मार्क्सवादी यथार्थवादी के आलोचक हैं। नव मार्क्सवादी यथार्थवादी के आलोचक हैं एंड्रयू लिंकलेटर। अब पूंजीवाद एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रूप में आ रहा है। चीन और रूस में लगे सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के भी आलोचक हैं। मार्क्स की बात आरंभ बातें हैं, अंत की बातें नहीं। एंड्रयू लिंकलेटर इन्हें क्रिटिकली थ्योरी मानते हैं और इनका कहना है कि कोई भी सिद्धांत बिना प्रयोजन के नहीं बनता। केनेथ वाल्ज के विचार कैसा है तो ये बोलते हैं कि इनका विचार पूंजीवाद को उचित ठहराना है। रॉबर्ट कॉक्स को भूमंडलीयकरण ये पूंजीवाद के विस्तार की रणनीति है। ग्लोबलाइजेशन से सभी को लाभ नहीं होता, भूमंडलीकरण से केवल शक्तिशाली राज्यों, पूंजीपति राज्यों को लाभ होता है। विश्व व्यवस्था विषमतामूलक या सोपानिक या अधीनता मूलक है। मार्क्सवादी दुनिया के बदलाव की बातें करते हैं। यथार्थवादी कहते हैं विषमता मूलक दुनिया है और रहेगी। पूंजीवादी देश वैचारिक शक्ति के द्वारा पूरी दुनिया में एक कॉमन सेंस डेवलप कर रहे हैं कि पूंजीवादी सबसे अच्छा है। एंड्रयू लिंकन ने ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। कॉस्मोपॉलिटिनिज्म में व्यक्ति की प्राथमिकता अर्थात मानवीय गरिमा का अत्यधिक महत्व, राज्य मानव के अधीन आता है। ट्रांसनेशनल रिलेशन की बात करता है कॉस्मोपॉलिटिनिज्म। राज्य साधन है जो मानव के अधिकार को सुरक्षा करता है। अगला प्रकार्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म। कई विचारकों का मानना है कि उदारवाद का एक रूप है। कोहेरेंशन आइडियोलॉजिस्ट, राज्य के प्रकार्य। वर्तमान विश्व में राज्य महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आज का राज्य कल्याणकारी है, शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुविधा को उपलब्ध कराना इत्यादि। सभी राज्यों के कार्य समान होते जा रहे हैं, इसीलिए राज्य को एक दूसरे राज्य को सहयोग करनी चाहिए। ये यथार्थवादी प्रकार्यवाद के सिद्धांत, ये यथार्थवाद के आलोचक हैं क्योंकि यथार्थवाद शक्ति संघर्ष की बात करता है। दुनिया अराजकतापूर्ण है। प्रकार्यवादी उदारवादी से अलग कैसे हैं? प्रकार्यवादी कहते हैं सहयोग का एजेंट कौन होगा और सहयोग कौन करेगा। राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र इत्यादि ये सब एक दूसरे से अलग मामला है। प्रकार्यवाद उदारवादी से अलग कैसे हैं? में राजनीतिक क्षेत्र में अलग रहें, बल्कि डेविड मैत्रिनी कहते हैं आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग रखे हैं। कॉरपोरेशन का एजेंट इंजीनियर, डॉक्टर, अर्थशास्त्री, प्रबंधक, साइंटिस्ट इत्यादि होंगे। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि के मामले में कॉरपोरेशन नहीं होगा। प्रकार्यवादी का कहना है जैसे ही आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, बिजली उत्पादन होगा, एफटीए वो धीरे धीरे बढ़कर राजनीतिक सहयोग के क्षेत्र में बढ़ जाएगा। स्पिल ओवर इफेक्ट में प्रदर्शनात्मक प्रभाव, एक क्षेत्र में सहयोग दूसरे क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ा देता है या को आधार रखता है। डेविड मैत्रिनी के सामान्य सिद्धांत,
डेविड मैत्रानी के सामान्य सिद्धांत। अब कुछ सहयोग होगा, उसके पहले पूर्व शर्त होनी चाहिए, जैसे लोकतांत्रिक होनी चाहिए, राज्य कल्याणकारी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट का रिकॉर्ड्स अच्छा होनी चाहिए, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि। प्रकार्यवादी अंतर्निर्भरता की बात करते हैं। प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद समाजवाद में निरंकुश शासन में नहीं चलेगा। नव प्रकार्यवाद। नव प्रकार्यवाद में अर्नेथास्ट ने डेविड मैत्रानी की बात की और मजबूत बना दिया है, और ये कहते हैं कि एक में सहयोग होगा, दूसरा स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। इनके दिमाग में यूरोपियन यूनियन का प्रभाव है। यूरोपियन यूनियन। तीसरा बेसिक बाई ब्रेक एंड ब्लिक पीस मिल ऑपरेशन। चौथा सहयोग प्लस आत्मनिर्भरता, अंतर्निर्भरता की बात करते हैं। एग्जाम्पल में यूरोपियन यूनियन का पहला सहयोग कोल और स्टील के क्षेत्र से हुआ था। दूसरा परमाणु बिजली का साझा का उत्पादन धीरे धीरे से ये संचार अवलिक तकनीकी क्षेत्र से आर्थिक क्षेत्र में चला गया है, जैसे यूरोपियन यूनियन का एक पासवर्ड, एक सीमा, एक बैंक, एक इत्यादि। और धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन राजनीतिक क्षेत्र में भी सहयोग है, जैसे यूरोपियन यूनियन का संसद, यूरोपियन यूनियन का कोर्ट इत्यादि। नव प्रकार्यवादी कहते हैं क्षेत्रीय क्षेत्र में सहयोग के साथ संघर्ष भी होता है, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्र में विभाजन संभव नहीं है, और यूरोपियन यूनियन का नींव राजनेताओं ने रखी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिस्टम थ्योरी, व्यवस्था सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति IR में ये नया है। मार्टिन कापलन का व्यवस्था सिद्धांत है। सिस्टम थ्योरी। IR के 4 डिबेट हैं, बहस। एक में यथार्थवाद बनाम उदारवाद, दूसरा नियो डिबेट, और दूसरा परंपरावाद बनाम व्यवहारवाद। परंपरावाद में वैल्यू, नैतिकता की वैल्यू, और व्यवहारवाद में वस्तुनिष्ठ अध्ययन। परंपरावाद बनाम व्यवहारवाद। परंपरावाद में वुड्रो विल्सन मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत। तीसरा रेशनलिस्ट वर्सेज रिफ्लेक्टिव, तार्किकतावादी बनाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैकल्पिक सिद्धांत, या IR के आलोचनात्मक सिद्धांत, या IR के समकालीन सिद्धांत। रेशनलिस्ट में उदारवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद। IR का अध्ययन मार्टिन कापलन के अनुसार व्यवस्था प्रणाली। ये अध्ययन में समग्रता, होल पर बल देते हैं। व्यवस्था अनेक अवयवों से मिलकर बनी होती है। IR में पहली इकाई, एक में राज्य होगी, दूसरा संयुक्त राष्ट्रीयकर्ता। नाटो अधिराष्ट्रीयकर्ता, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एक्टर। यूनिवर्सल एक्टर में संयुक्त राष्ट्रकर्ता। UNO यूनिवर्सल एक्टर है क्योंकि पूरी दुनिया के कार्य करता है। समग्र अध्ययन में स्टेट प्लस UNO प्लस अधिराष्ट्रीयकर्ता का अध्ययन। IR के व्यवस्था सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। उनके मॉडल, एक में शक्ति संतुलन मॉडल। व्यवस्था सिद्धांत के मॉडल में एक में शक्ति संतुलन मॉडल, दूसरा शिथिल दो ध्रुवीय निकाय, लूज बाई पावर। तीसरा परिकल्पनात्मक मॉडल, हाइपोथेटिकल मॉडल। चौथा कठोर द्विध्रुवीय निकाय, टाइट बाइपोलर ध्रुवीय निकाय व्यवस्था। 5 में यूनिवर्सल एक्टर मॉडल, सार्वत्रिक कर्ता निकाय। छठा सपानिक कर्ता निकाय, हेयरकिकल एक्टर मॉडल। 7 में यूनिक वीटो मॉडल, कापलान का रिवाइज मॉडल। 70 के दशक 1971 से 1979 तक। 70 के दशक में 1971 से 1979 तक है। वेरी लूज बाइपोलर मॉडल। दूसरा वेदांत मॉडल। तीसरा अति शिथिल दो ध्रुवीय निकाय। चौथा अनस्टेबल ब्लॉक मॉडल, अस्थायी गुटीय निकाय। 5 में इनसफिशिएंट, अपर्याप्त परमाणु प्रसार मॉडल, न्यूक्लियर डिफ्यूज मॉडल, अपर्याप्त परमाणु प्रसार मॉडल। कापलन का ऐतिहासिक मॉडल, एक में शक्ति संतुलन मॉडल, बैलेंस ऑफ पावर मॉडल। बैलेंस का ज़्यादा या कम होना, बैलेंस ऑफ पावर का अभिप्राय। IR में शक्ति का ज़्यादा होना। IR में एक तरफ USA, चाइना, USSR, दूसरी तरफ जापान, इंडिया, ये सब महाशक्तियाँ हैं।
ये आदर्शवादी विचारधारा का पालन नहीं करते हैं। जहाँ पावर होगी वहाँ यथार्थवादी विचारधारा होगी, ये यथार्थवादी विचारधारा का पालन करते हैं। वायलेंस का मतलब एक महाशक्ति के पास ज़्यादा शक्ति होना, अर्थात पावर इम्बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पावर का उद्देश्य शांति और स्थायित्व को बनाए रखना, क्योंकि दुनिया अराजकतापूर्ण है। अराजकतापूर्ण दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। जैसे क्वाड, नाटो, ऑकस। क्वाड में यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। नाटो चीन की शक्ति। क्वाड में चीन की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए, अर्थात शक्ति का बराबर बंटवारा होगा तभी तो बैलेंस ऑफ पावर होगा। एक में शक्ति का ज़्यादा होना बैलेंस ऑफ पावर का अभिप्राय है। दूसरा, शक्ति का लगभग समान होना बैलेंस ऑफ पावर का अभिप्राय है। मल्टीपल मीनिंग है। बैलेंस ऑफ पावर का मल्टीपल मीनिंग है। एक में शक्ति का समान वितरण, दूसरा एक के पास ज़्यादा शक्ति होना, तीसरा शक्ति का असमान वितरण, चौथा शक्ति का संघर्ष। जहाँ उत्पन्न हो वहीं बैलेंस ऑफ पावर का जन्म होता है। शक्ति संतुलन ये राज्यों का नीति विषय है। द्वारा राज्य पॉलिसी, हर राज्य पॉलिसी ऑप्शन अपनाते रहता है कि कौन राज्य शक्तिशाली होगा। अगर राज्य की शक्ति कमज़ोर हो रही है तो वो मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ाए। कौटिल्य के अनुसार अगर राज्य की शक्ति कमज़ोर हो रही है तो वो किसी राज्य को शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए एक में वार स्टार्ट नहीं करना चाहिए, दूसरा लेकिन वार अंतिम विकल्प रखना चाहिए। कापलान के अनुसार दुनिया में पराजित हो जाए तो भी उसे विश्व व्यवस्था में शामिल किया जाए। एग्जाम्पल जापान। नाटो 1949 में बना। मल्टीपोलर दुनिया थी। 18वीं शताब्दी में भी बैलेंस ऑफ पावर थी, जिसमें मल्टीपोलर दुनिया थी। दूसरा, कापलान का दूसरा मॉडल शिथिल दो ध्रुवीय निकाय, लूज बाइपोलर सिस्टम। 1991 के समय में दुनिया दो ध्रुवीय हो गई। यूएसए यूएसए में नाटो बना लिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यूएसएसआर वर्साई बना लिया, वर्सा एक्ट। 1959 में गुटनिरपेक्ष नैम, गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष देशों को कहना था हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे। गुटनिरपेक्ष देशों के कारण ही यूएन भी पावरफुल प्रभावशाली थी। आने वाले समय में शिथिल दो ध्रुवीय निकाय कठोर दो ध्रुवीय निकाय हो जाएगा, कापलान कहते थे, और इसके बाद सार्वत्रिक कर्ता निकाय आएगा। यूएन के निर्देश के अनुसार सारे महाशक्तियाँ कार्य करेगी। 5वें सोपानिक कर्ता निकाय, गैर बराबरी। अस्थायी गुट निकाय में जहाँ गुट के आदर देशों के बीच संघर्ष होगा।